नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब की खुदनविश्त और फिर एक दिन। आज इस खुदनविश्त का 20वां बाब 20th चैप्टर। ये बाब भी तवील है, इसलिए हम इसे भी आपको 2 हिस्सों में सुनाएंगे। आज इस बाब का पहला हिस्सा उन्वान है मंथन। जी हाँ, मंथन। निशांत की रिलीज के बाद मेरा काफ़ी वक्त गोया अपने जख्मों को सहलाने में गुजरा, जिनमें सबसे ताज़ा था दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही में खबरें पढ़ने के लिए मुस्तरद कर दिया जाना। शिशिर और सुनील दोनों ही तब मेरे ठिकाने से 2 कदम की दूरी पर अपने अपने वालिदैन के साथ रह रहे थे। अपने दिल और घर दोनों उन्होंने मेरे लिए खुले रखे। मैं हर सांस के साथ शुक्र मनाता हूँ कि ऐसी बेतकाज़ा और बेलौस दोस्तियाँ मेरे हिस्से में आईं, जैसी सेम में कैसी और परली, अलीगढ़ में आसिफ और जसदेव के साथ भी। जब मैं FTII में था, खबर गर्म थी कि गुलजार साहब अपने पसंदीदा फनकार संजीव कुमार को लेकर गालिब पर फिल्म बनाने वाले हैं। स्टंट फिल्मों से शुरुआत करके संजीव कुमार तब तक एक मकबूल और बाइज्जत स्टार बन गए थे, लेकिन कई साल बेहतरीन अदाकारी करने के बाद अब ऐसा लगने लगा था कि वो खुद ही को दाद देते रहते हैं। गालिब का मैंने एक शेर भी नहीं पढ़ा था, न खाक जानता था उनके बारे में, पर संजीव कुमार गालिब, मेरे दिल पे आरियां चलने लगी। फिर एक दिन खबर आई कि उन्हें दिल का दौरा पड़ने की वजह से फिल्म की शूटिंग टल गई है। विक्रम मेहरोत्रा की मदद से मैंने गुलजार भाई का पता ढूंढ निकाला और उनको खत लिखा कि दरअसल मैं वो एक्टर हूं जिसकी उन्हें तलाश है। गालिब का रोल करने के लिए मैंने अपनी काबिलियतें गिनवाई। मैं मेरठ का हूं, सच, जहां से गालिब की शराब आती थी। पुरानी दिल्ली में गालिब की गली कासिम जान में रह चुका हूं, आधा सच, मैं बस वहां गया था। मैं रवानी से उर्दू बोल, लिख और पढ़ सकता हूं, 1/3 सच, सिर्फ बोलता था। और मैं गालिब की शायरी से पूरी तरह वाकिफ हूं, सरासर झूठ। यकीन दिलाया कि मुझे अगर मुंतखब किया तो उन्हीं का फायदा है। मैं बड़ा पहुंचा हुआ अदाकार हूं। जवाब की उम्मीद नहीं थी मुझे, और आया भी नहीं। पता नहीं था कि मेरे उस खत का गुलजार साहब पर क्या असर पड़ेगा, पर कोशिश करने में क्या हर्ज, भले ही चिढ़ जाएं। याद तो रखेंगे। अब इस उम्मीद से कि शायद उन्होंने निशान देखी हो, मैं कोशिश करके उनसे मिल पाया। वो अपने पाली हिल वाले दफ्तर में बड़े खुलूस से पेश आए, जिसके बारे में वो मशहूर हैं। निशात में मेरी अदाकारी की तारीफ की, पर साथ काम करने का कोई जिक्र नहीं हुआ। अपने खत के बारे में पूछना बेअदबी लगी, लिहाजा न उसका न मिर्जा गालिब के बारे में कोई चर्चा छेड़ सका। एक अरसे बाद जब मैं उनके सीरियल में गालिब का किरदार वाकई कर रहा था, तब हिम्मत जुटाकर उस खत का जिक्र किया। वो उन्हें मिला ही नहीं था। हशीश की धुंध में
दिन उड़े जा रहे थे। स्टिफल से एलएसडी ढूंढने की नाकाम कोशिश में, खार स्टेशन के बाहर ढाबे पर सस्ता खाना खाकर, कभी कभी फॉकलैंड रोड की सैर करके और ख्वाबों की एक लामहदूद धार में बहते, एक बार जेल की भी हवा खाते खाते बचे। जसपाल शाह सांता क्रूज के एरोप्लेन पार्क के पास दीवार पर बैठे चुट्टा तैयार कर रहे थे कि पता नहीं कहां से सादी वर्दी में 2 पुलिस वाले आ टपके, हमारी बाहें पकड़ी और चलो हमारे साथ कहकर हमें थाने ले गए। ये मानकर कि नशा करने के लिए धरे जा रहे हैं, हमने कांपते हुए हुक्म की तामील की और नम तंबाकू हशीश का जो खमीरा तैयार कर रहे थे उसे चुपके से गिरा दिया। मेरी जेब में हशीश का जरा सा टुकड़ा पड़ा था, उसे भी थाने जाते जाते फेंकते हुए मुझे बड़ा अफसोस हुआ। वहां एक नौजवान नर्म मिजाज अफसर ने कुछ तफ्तीश करने के बाद हमें बतलाया कि कुछ रोज पहले उस जगह से एक बच्चा अगवा हुआ था और वहां पर निगरानी रखी जा रही है। हुआ ये था कि पुलिस वालों की नजर हम पर पड़ी और उन्हें शक हुआ, वरना 2 चरसियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी उन्हें। मेरी बाँछें खिल गईं जब मालूम हुआ कि अफसर ने निशान देख रखी है। मुझे पहचानते ही एक एक कप चाय पिलाई उसने और जाने दिया। जसपाल शाह के बीच जो तूफान उमड़ रहा था उसका एहसास मुझे उन दिनों होने लगा। एक रोज बहुत तड़के हम दोनों कौज़े क़ज़ा की कमान से उतर ही रहे थे कि मैंने उसे गाना सुनाने को कहा तो वो ऐसा झपटा कि मैं दंग रह गया। क्यों गाऊं तेरे लिए? तू खास समझता है अपने को? साले हरामी कुतिया के जने, हर वक्त ऐसा ही सुलूक करता है। जा अपनी मांगे में मार दे तो आजा बहन। और ऐसी बाउली बातें मैं उसका मुंह देखता रह गया। खड़ा होकर ललकारने लगा। मैं भी भिड़ गया होता अगर मेरे दिमाग में रंगीन बादल न तैर रहे होते और सिर्फ गाना सुनने को मेरा मन ना हो रहा होता। बज्जू भाई ने जो 2 साल पहले जसपाल के बारे में कहा था वो फ्लैशबैक की तरह दिमाग में तैर गया। मैं वहां से निकला और उसके बाद कुछ वक्त तक उससे कटता रहा। फिर एक दिन हमें श्याम बाबू के दफ्तर से बुलाकर बताया गया कि अगली फिल्म में हम दोनों को लिया जाएगा, जिसके लिए पैसा गुजरात में दूध की पैदावार के बेपनाह कामयाबी सहकारी प्रयोग गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड से आ रहा था। श्याम ने फिलहाल नहीं बताया कि कौन सा किरदार किसका होगा, पर दोनों को बड़े किरदार देने का वादा किया। शूटिंग फरवरी मार्च में होने वाली थी, राजकोट के पास एक गांव में। निशांत से भी छोटा बजट था इस बार, कम मेहनताना मिलने वाला था, पर विजय तेंदुलकर की लिखी उस स्क्रिप्ट में मेरा किरदार पूरी कहानी में इस कदर छाया हुआ था कि लगा कि इसे करके मेरी किस्मत खुल जाएगी। मैं तो उसे बिना पैसे के भी करने को राजी होता। किसी वजह से दुबे जी इस फिल्म से दूर रहे, लेकिन निशांत की बाकी टीम फिर जमा हुई। गिरीश कर्नाड को गांव में सहकारी समिति बनाने की कोशिश कर रहे मिसाली डॉक्टर का किरदार करना था। ये किरदार दूध सनतकारों के सहकारिता आंदोलन की असली जिंदगी के नायक और अमूल की बुनियाद रखने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन पर मबनी था। विलन थे
दूध के शोषक ठेकेदार अमरीश पुरी, और दूसरे अहम किरदारों में थे स्मिता पाटिल, कुलभूषण, मोहन आगाशे, सविता बजाज, साधु मेहर, जिनको एक बार फिर जसपाल की डबिंग की बैसाखी देनी पड़ी, और खुद जसपाल भी। मैं और एपी जिसके साथ इंस्टीट्यूट के दिनों में मेरा मुख्तसर सा टिंग टोंग हो चुका था, पटकथा उन्हें नहीं दी गई, ना ही फिल्म की कहानी या तस्वीर के बारे में ज्यादा बतलाया गया। श्याम ने बस इतना कहा कि शूटिंग के दौरान जोश से भरे रहो। शहरी लोगों से नफरत करने वाले गरम खोपड़ी गांव वाले का किरदार था मेरा, जो शुरू में टीम की मुखालफत करता है, फिर बात उसकी समझ में आती है और सहकारिता के फायदे देखने के बाद जब शहरी टीम हताश होकर वापस चली जाती है तो वो सिसोटी चलाने का खुद बीड़ा उठाता है। दूसरे अहम अदाकारों के साथ मैं जहाज में राजकोट गया, जबकि जसपाल बाकी टीम के साथ रेल से पहुंचा। एक बार फिर कुलभूषण मेरे साथ अपने कमरे से निकलकर मैंने एक एपी के कमरे में पहले ही दिन स्क्रिप्ट पढ़ी और फूले ना समाकर जसपाल को वहां बुलाकर उसको पढ़ने को दी। फिल्म में उसके 2 या 3 ही मंजर थे। उसने सरसरी तौर पर स्क्रिप्ट को उल्टा पलटा, फिर हंसते हुए समझ गया कहकर एक तरफ पटक दी और कंबल के नीचे से एपी की टांगे सहलाने की कोशिश करने लगा। हालांकि वो बेचारी भी साथी के लिए उतना ही तरस रही थी जितना जसपाल, पर उसकी मिन्नतों को अनसुना कर दिया, जिसके लिए जसपाल ने मुझे जिम्मेदार ठहराया। पहला मंजर जिसमें गिरीश मुझे जेल से छुड़ाकर जीप में गांव वापस ला रहे हैं, जब फिल्माया गया, जसपाल पास बैठा लगातार घूरे जा रहा था। फिल्म का लिबास पहने हर वक्त किरदार में डूबे रहना मुझे जरूरी लगता था उन दिनों। तो पहले तो मुझे लगा कि मेरी लगन को सराह रहा है, फिर उसका खप्त नई बुलंदियां छू गया। पहले अपने आप से बड़बड़ाने लगा, फिर सीन में जो मैं कह रहा था उस पर जुमले कसने लगा। इस हमलावर खलल से मैं ही नहीं, पूरा यूनिट सन रह गया। यहां तक कि शाम को उसे वहां से चले जाने को कहना पड़ा। जाते जाते वो मुझे घूरता हुआ चिल्लाने लगा, हरामजादे, फिर अपना खेल कर दिखाया, देख लूंगा तुझे। उसकी गर्दन की नसें फूल रही थी, चेहरा आग बबूला हो रहा था, आंखें सुलग रही थी। शूटिंग देखते देखते अचानक उस पर यह बात बिजली की तरह गिरी होगी कि पटकथा पर सरसरी नजर दौड़ाते हुए उसको जो किरदार अपना लगा था वो मैं कर रहा था। उसके शक्की दिमाग ने उसे कहा कि शाह ने फिर तिकड़म की है, जिस तरह इंस्टीट्यूट में हड़ताल रुकवाकर की थी। जसपाल शाह की पहचान की गड़बड़ आखिरकार अपनी लागत वसूल कर रही थी। यूनिट के लोगों ने उस वाक़े को दोस्तों के बीच जरा सी नाइत्तेफाकी समझा, पर मुझे डर था कि हालात और बिगड़ने वाले हैं और जल्द ही बिगड़े भी। उस शाम कहीं से कुछ हशीश हासिल करके हमने साथ साथ पी। जो गुजरा था उस पर हंसे। उसने कहा उसे मुगालता हुआ था और बड़ी सरपरस्ती के अंदाज से बोला, रोल तो मेरा था, तू भी ठीक ठाक कर लेगा, माफ कीजिएगा। बड़ी सरपरस्ती के अंदाज से बोला, रोल तो मेरा था,
तू भी ठीक ठाक कर लेगा, पर मैं अपने छोटे से रोल में भी तेरी फाड़ दूंगा। एनएसडी के दिनों आपस में हमारे ऐसे कई मजाक चलते थे, लेकिन इस दफा जिस यकीन से उसने ये कहा, मेरा खून जमने लगा। अगले दिन का मंजर, अगले दिन उसका पहला मंजर हुआ जो सबकी उम्मीद पर खरा उतरा। शूटिंग के बाद वापस राजकोट जाते हुए बस में मैं एपी के साथ बैठा और मुझे लगा कि दूर कोने से जसपाल की नज़र मुझी पर गड़ी है। अचानक उसकी बुदबुदाहट पंजाबी गालियों की एक लड़ी में बदल गई और लाठी लिए मेरे सर पर आन धमका। हमारे बीच थोड़ी दूरी थी और यूनिट के कुछ लोग, वरना मेरा सर फूटता। रोके जाने के बाद भी उसका उबाल जारी रहा, बार बार हमला करने की कोशिश करता रहा। मैं भी कोई ठंडे दिमाग का नहीं हूं। जी चाहा कि उसको मुझ तक आने दिया जाए। फिलहाल तो मामला तय हो जाता। दोस्त पे हाथ उठाने का ख्याल बुरा लगा, लेकिन उस दिन मैं भी आपे से बाहर हो गया था। श्याम ने जब इस बारे में सुना तो उन्हें लगा कि बेहतर है हमें अलग अलग रखा जाए। ये बात उस वक्त मैं नहीं समझ पाया कि जसपाल का दिमाग बमबारी कर रहे रसायनों की गिरफ्त में था और जो वो कर रहा था उस पर उसका कोई काबू नहीं था। दिल चूर चूर कर देने वाली बात, दिल चूर चूर कर देने वाली बात लेकिन ये थी कि मेरे लिए ऐसी नफरत और हसद भरी थी उसके मन में। कुलभूषण के खर्राटों और जसपाल की बददिली से आखिर बचकर मैं गांव के उस बंगले में रहने लगा जहां श्याम और अहम अदाकार ठहरे थे। जसपाल राजकोट के गेस्ट हाउस में ही रहा और शूटिंग पर उसे तभी बुलाया जाता जब उसकी ज़रूरत होती। क्योंकि फिल्म के किसी भी सीन में हम साथ नहीं थे, इसलिए मैंने बहुत कम उसे देखा, पर वो अपनी हरकतों से बाज ना आया। एपी को पटाने की दोबारा कोशिश में यूनिट के एक और बंदे से बुरी तरह पिटा और फिर श्याम की हिदायत पर बंबई की अगली गाड़ी में बिठा दिया गया। उसका एक सीन जो बचा था कट गया। मंथन में उसका काम भले ही अधूरा हो, बेहद वजनदार है और ऐसे दर्द से शराबोर जो अदाकारी से आगे है। एक अजीब कशिश है उसकी शख्सियत और आंखों में। वो ऐसा इंसान लगता है जिसे खुद पर अटूट यकीन है और पूरी तरह आपे से बाहर भी है। बेहद धमाका खेज इनेकाद। जो किरदार निभा रहा था वही बन गया था वो। ये मेरे लिए बहुत इब्तदाई सबक था कि ऐसा हो जाना कितना नुकसानदेह है। जिस फितरी अदाकारी में मुझे अब तक अंधविश्वास था, वो कितनी पाबंदियां पैदा कर सकता है एक्टर के लिए, ये भी समझ में आने लगा। अक्सर सोचता हूँ कि जसपाल की ज़िंदगी कैसी होती अगर वो अपने जज्बात काबू में रख पाता और जहन का भुरकस बनाने वाली दवाइयों का इस्तेमाल कम करता। कई मानों में वो मुझसे बेहतर अदाकार था। नाच गा सकता था, सुडौल जिस्म, देहाती पंजाबी, हंसमुख खूबरू, जोशीला जिंदा दिल इंसान।
पर मेरी तरह खुददारी की कमी का एतमाद नहीं था। हमेशा फराग दिली से मेरे काम की तारीफ करता, पर घुन की तरह ये बात उसे खाए जा रही थी कि अंग्रेजी की वजह से मैं हमेशा फ़ायदा उठा ले जाता हूँ। अक्सर कहता, काश तेरे जैसी अंग्रेजी बोल पाता, तेरे जैसी एक्टिंग कर पाता। और उसकी सुरीली आवाज़ का मैं मद्दाह था, ये उसे मालूम था। शाह को भनक ही न लगी कि जसपाल के मन में क्या चल रहा है। दोनों बस एक दूसरे की पीठ थपथपाते और साथ रहने में खुश थे। इंसानी डॉक्टर मोहन अगाशे ने मुझे समझाने की कोशिश की कि जसपाल की अलामात ऐसी जहनी बीमारी के हैं जिसमें रोगी जिस शख्स का गहरा मद्दाह हो उससे ऐसा एकाकार कर लेता है कि आईने में उसे अपना अक्स तक नहीं दिखता। जॉन लेनन को जिसने गोली मारकर हलाक किया उसे यही बीमारी थी। वो मानने लगा था कि वो खुद जॉन लेनन है और उस पाखंडी को ठिकाने लगा रहा है जिसने सारा सहरा हड़प लिया। अजीब सा खौफ दिल में बैठ गया। उस फिल्म में यादगार काम करना मेरे लिए ज़रूरी था और शुरुआत में ही उस गमंगेज भटकाव का आ जाना बदशुगनी लगा। फिर भी दिमाग और दिल से किसी तरह बोझ हटा के जो भी जिस्मानी, जहनी और जज्बाती सामान मेरे पास था उस सब को गोया हल में जोता और जुट गया। गांव वाला जैसा बनने की तैयारी शुरू हुई। गुजराती चरवाहों के हाव भाव की नकल करने की कोशिश से उनके जिस्म की हरकत, लिबास पहनने का अंदाज, मुखर शरीर भाषा और कैसे उनकी लाठियां उनके बदन का ही हिस्सा होती हैं, ये सब तो बरसों के रियाज के बिना उतार पाना माफ़ कीजिएगा। उनके जिस्म की हरकत, लिबास पहनने का अंदाज, मुखर शरीर भाषा और कैसे उनकी लाठियां उनके बदन का ही हिस्सा होती हैं, ये सब तो बरसों के रियाज के बिना उतार पाना नामुमकिन था। इसलिए मैंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। हर वक्त फिल्म के लिबास में ही रहना, ज़मीन पर सोना, भैंस को नहलाना, दोहना सीखना। मेरे साथी अदाकारों के लिए यह सब काफ़ी मज़े का सामान रहा, पर बचपन में सरधना में जिस तरह के लोगों को देखा था उनकी याद मेरे पुट्ठों में जगाने के लिए ये सब करना लाजमी था। ज़मीन में धंस जाने को जी चाहता है जब याद करता हूँ कि उस फिल्म में और बाद में जुनून में भी अपनी लगन का कैसा ढिंढोरा मैंने पीटा। लेकिन उस वक्त वो सब करना मेरे लिए ज़रूरी था। मंथन में मेरे काफ़ी मुकालमे भी थे, इसलिए लगातार अपनी सतरों को दोहराता रहता। हुआ ये कि एक्टिंग में सबको पछाड़ने की कोशिश करता रहा, बजाय ये समझने के कि जिन अफकार के अलामत ये किरदार हैं उन्हें सफाई से पेश करना अपनी तिकड़मबाजी दिखाने से ज़्यादा ज़रूरी है। किसी ने मुझे ये समझाने की तकलीफ भी नहीं की थी। शाम के कई बार कहने के बावजूद कि किरदार से इस तरह मत खेलो जैसे तुम्हारे दिमाग में है, बल्कि जैसे लिखी गई है उसी तरह अदा करो। मंथन और जुनून में मैंने ठीक वही किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, पर मेरी ये तितर बितर तवानाई उन फिल्मों का पूरी तरह सत्यानाश नहीं कर सकी। मेरे ये दोनों किरदार काम दिलाने और लगातार तारीफ का बायस होने के बावजूद ज़ाती तौर पर मुझे पसंद नहीं है। मंथन दुनिया की एक सालिम फिल्म है जिसके 5 लाख प्रोड्यूसर थे, सबके सब गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के मेंबर।
हर एक ने 2-2 रुपये देकर 10 लाख की रकम जमा की, जो उन दिनों इतने सारे लोगों के साथ बम्बई के बाहर जाकर भी फिल्म बनाने के लिए काफ़ी थी। बाद में ऐसी फिल्मों में भी मैंने माफ़ कीजिएगा, बाद में ऐसी फिल्मों में भी बाद में ऐसी फिल्मों में भी मैंने काम किया जो बम्बई में 3.5 लाख रुपयों के चिल्लर बजट पर बनी। पर मंथन शायद पहली ऐसी फिल्म थी जिसे बनाने के लिए सही मानों में क्राउड फंडिंग हुई। बनने के साल भर बाद दूध सनतकारों के बारे में फिल्म कौन बेवकूफ़ देखेगा भला। जेमिनी और 2-3 एक पर्दे वाले थिएटरों में दिखाई गई। फिल्म इंडस्ट्री हैरत में रह गई जब वो पूरे 10 हफ्ते चली और उस साल की कामयाब फिल्मों में शुमार हुई। तब तक श्याम की तरह श्याम हमेशा, सब माफ कीजिएगा, फिल्मों में शुमार हुई। तब तक श्याम हमेशा की तरह अनथक मेहनत करके अपनी अगली फिल्म की तैयारी शुरू कर चुके थे। तो ये था नसीर साहब की खुद नविश्त और फिर एक दिन का 20वें बाब का पहला हिस्सा। कल फिर आऊँगा और आपको इसका दूसरा हिस्सा सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।